और चलिए, बहुत सारी चीजें कवर करनी है आज मुनाफे की तैयारी में। यतिन, श्रेया, कंचन, वीरू, लक्ष्मण सब सुबह सुबह रेडी मदद करने के लिए। पहले लेकिन यतिन के पास आज चलेंगे, क्योंकि दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स डिस्कस कर ही रहे हैं और डिटेल में। कल रात में यतिन ने बढ़िया कवरेज करा था, तो एकदम पैनी नजर रखी हुई थी नंबर्स पे। यतिन, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट्स गिरेगा विरेगा, इसमें उसके विपरीत हो गया। नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल। तो आशीष, कंसोलिडेटेड नंबर्स और अगर हम सेगमेंटल नंबर्स भी देखें तो सभी तर्ज पे आपको एक बीट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स की बात करें तो जो कंसोलिडेटेड एबिटा है वो लगभग 44,000 करोड़ रुपए के आसपास आया है। एक्सपेक्टेशन था 42,500 करोड़ रुपए के आसपास। तो यहाँ आपको एक ऑपरेशनल बीट आता हुआ नज़र पड़ रहा है। और मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो साल दर साल बेसिस पे 20 बेसिस पॉइंट सुधर के 18.3% के आसपास आते हुए नज़र पड़े हैं। तो ओवरऑल जो नंबर्स हैं ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अभी नंबर्स का ब्रेकअप अगर हम देखें तो जो O2C कारोबार है, यहाँ आपको जो एबिटा है बढ़ता हुआ नज़र पड़ा है 14,400 करोड़ रुपए के आसपास। थोड़ा प्रदर्शन यहाँ बेहतर हुआ है। इनफैक्ट चेयरमैन मुकेश अंबानी का भी यही कहना था कि जो रिफाइनिंग बिजनेस है यहाँ आपको कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र पड़ रहा है, एक टर्न अराउंड होता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम बात करें रिटेल कारोबार की तो यहाँ सिक्वेंशली लगभग 150 नए स्टोर्स कंपनी ने जोड़े हैं। अगर हम एबिटा की बात करें तो 6271 करोड़ से बढ़ के लगभग 6840 करोड़ रुपए के आसपास आया है और एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको होता हुआ नज़र पड़ा है। इनफैक्ट टॉप लाइन की भी बात करें तो यहाँ एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको आता हुआ नज़र पड़ा है, लगभग 10% के आसपास। अगर हम जियो की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज बिजनेस की बात करें तो आरपू एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही आया है। लास्ट क्वार्टर लगभग 195 का आरपू था, वो बढ़ के लगभग 203 रुपये 30 पैसे आता हुआ नज़र पड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम नंबर देखें O2C बिजनेस में टर्न अराउंड, अगर हम रिटेल की बात करें तो 12 क्वार्टर का हाईएस्ट ग्रोथ आपको दिखाई पड़ा है ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे। और जियो की भी बात करें तो यहाँ आरपू आपको बढ़ता हुआ ही नज़र पड़ा है। और आगे जाके क्योंकि ये जो प्राइस हाइक लिया है टेलीकॉम कंपनीज ने, इससे भी आरपू को मदद मिलेगी। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी हेल्दी हैं। सेगमेंटली भी हर सिलेंडर जो है फायर करता हुआ नजर पड़ा है। यतिन, गुड मॉर्निंग। और कल मैं खैर देख रहा था आपका और दीपाली का वो शो, और वो एनालिसिस भी पढ़ रहा था, मैं देख रहा था ब्रोकरेजेस के क्या क्या व्यूज आए इसको लेकर, रिलायंस को लेकर। तो अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली सारे के सारे ब्रोकरेजेस ने मेंटेन किया है बाय और नंबर्स को एक थम्स अप दिया है। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें या CLSA की बात करें, सभी ब्रोकरेजेस का टारगेट जो है 1650-1680 रुपये के आसपास है। इनफैक्ट अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो CLSA का मानना ये है कि जो आरपू सब्सक्राइबर एडिशन है बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। अगर हम कंज्यूमर ग्रोसरी बिजनेस देखें तो 37% का साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ आया है और यहाँ इनकी आउट परफॉर्मर कॉल है 1650 के टारगेट के साथ। मॉर्गन स्टैनली की 1662 रुपये के साथ टारगेट है खरीदारी की। और अगर हम Q3 अर्निंग्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस जो लो थी उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। रिटेल एबिटा 9% और रेवेन्यू 7% बढ़ा है। इसके बावजूद कि स्टोर रैशनलाइजेशन हुआ है, तो यहाँ भी एक थम्स अप दिया है ब्रोकरेज ने। और जेफरीज की 1660 के टारगेट के साथ है बाय की खरीदारी की रेटिंग। और O2C कारोबार से इनको ये जानने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हो रहे हैं, मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होंगे और आउटलुक जो है बेटर हो रहा है FY26 के लिए, क्योंकि रिटेल कारोबार भी पिकअप कर रहा है और जियो प्लेटफॉर्म्स में भी आप देख रहे हैं आरपू की बढ़त। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स, ब्रोकरेजेस का थम्स अप। पार्थिव, हाई से करेक्टेड है। कल जाते जाते ऑप्टिमिज्म दिख रहा था स्ट्रीट का, जब ये दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ 1260-70 पे आप लोग का हाउस कॉल रिलायंस पर। वेरी वेरी अपबीट एट दीज लेवल्स। अगर मोटा मोटी देखने जाए तो 17 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे $200 बिलियन का मार्केट कैप है। हम जानते हैं कि रिटेल बिजनेस को ऑलरेडी $100 बिलियन का वैल्यूएशन मिल चुका है। अगर भारती के साथ कंपेयर करें तो रिलायंस जियो जो एक मार्केट लीडर है उसको करीबन $110 बिलियन का मार्केट कैप इजीली मिलना है जब भी वो लिस्टिंग होता है। तो उस लिहाज से ये तो बिजनेस सेगमेंट्स ओनली आर कोटिंग एट $210 बिलियन। तो O2C बिजनेसेस की मैं खास बात करूंगा बिकॉज कम चर्चित रहता है बिजनेस। रिलायंस के पास एक बहुत शानदार क्षमता है कि उनकी फीडस्टॉक के अंदर ये लोग इथेन क्रैकर यूज कर सकते हैं और इथेन जो है वो पिछले 4 साल में अगर देखने जाए इसका ट्रेंड US से इंपोर्ट करता है रिलायंस बड़ी शिप से, तो यहाँ पे 60% प्राइस डिक्लाइन हुआ है।
तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो पूरा इंटीग्रेटेड फीडस्टॉक कंपनी का रहता है कि ऐसे डिफिकल्ट समय में जब ग्लोबली पेटकेम बिजनेस जो नेफ्था क्रैकर्स बेस्ड रहते हैं तो वहां पे वीकनेस हुई है। रिलायंस ने बहुत शानदार वॉल्यूम ग्रोथ और शानदार आई थिंक मार्जिन प्रोफाइलिंग दिखाया है। मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस भी इजीली 5 लाख करोड़ जितना वैल्यूएशन कमांड कर सकता है। तो यहाँ से आई थिंक 20-25% की अपसाइड एक साल में बहुत ही इजीली पॉसिबल है। और दूसरा बड़ा जो लीवर रहेगा वो जियो के बिजनेस में रहेगा। हमारा ऐसा अनुमान है कि एक साल के अंदर जियो के अंदर जो इंटीग्रेटेड आरपू है विच ऑल्सो इंक्लूड्स द फिक्स ब्रॉडबैंड, तो अराउंड 220 रुपीज टू 3 से 230 रुपीज तक का आरपू बढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज किकिंग करता है। तो ये लेवल से हम लोग रिलायंस पे बहुत ही अपबीट है। कि रिलायंस पर अपबीट है। चलिए अब आईटी के नंबर्स की बात करते हैं। आशीष से समझते हैं इन्फोसिस और एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स रहे कैसे। श्रेया के पास चलेंगे इन दोनों कंपनियों के ब्रोकरेज व्यूज़ के लिए। आशीष, इन्फोसिस और एलटीआई माइंडट्री आपने समझा दिया है। वैसे इन्फोसिस के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं है, जो एक्सपेक्टेड था हर पैमाने पे डिलीवर करके दिया। सबसे इंपॉर्टेंट Q3 का परफॉर्मेंस 0.5%, 3/4% कांस्टेंट करेंसी में आय उछलेगी Q on Q। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही थी 0.25% आय में जंप है, 1.7% का एक्सपेक्टेशन से बेहतर। 20 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन बढ़ा है। डील मोमेंटम डिसेंट है, $2.5 बिलियन के लार्ज डील्स का टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो नंबर्स पे कोई कंप्लेंट नहीं। दूसरी बात, गाइडेंस इंपॉर्टेंट थी पूरे साल की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की। सब मान के चल रहे थे या तो गाइडेंस का बैंड और नैरो डाउन होगा या इंप्रूव कर देंगे। इंप्रूव किया और जितना स्ट्रीट मान रहा था उसमें जो हायर थ्रेशोल्ड था वहां पे पहुंचा दिया। 4.25 से 4.5% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बढ़ा के 4.5 से 5% कर दी गई है। तो जो एक्सपेक्टेड था सब डिलीवर करके दिया है। नंबर्स रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, कमेंट्री हालांकि कह रहे हैं ये लोग कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस है डील पाइपलाइन को देखते हुए, लेकिन एडीआर तो सामने है ही है, वर्डिक्ट है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर चुका है, ये बात अलग है। श्रेया, ब्रोकरेजेस कैसे देख रही है इन्फी के नंबर्स को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आपने एकदम डिटेल एनालिसिस बता दी कि रिजल्ट अच्छे रहे हैं, ब्रोकरेजेस को भी रिजल्ट अच्छे आए और जेफरीज, एचएसबीसी, नोमुरा तीनों ने ही बाय की कॉल दी है। और टारगेट प्राइस की बात करें तो जेफरीज ने 2,250 रुपये प्रति शेयर टारगेट प्राइस कर दिया है, वहीं एचएसबीसी ने 2,120 रुपये प्रति शेयर और नोमुरा ने 2,220 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तीनों ही बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि तीनों को ही Q3 रिजल्ट अच्छे लगे हैं। इसके अलावा सारे ही ब्रोकरेजेस का मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छी रही है। एचएसबीसी का कहना है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग रही थी, तो ये बात अच्छी है कंपनी के लिए। साथ ही जेफरीज का मानना है कि स्ट्रॉन्ग डील विंस और साथ ही डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में सुधार के कारण ग्रोथ में संभावनाएं आगे बनती दिखती है। इसके अलावा नोमुरा ने तो लार्ज कैप में इन्फोसिस को पहली पिक रख दी अपनी। लीजिए भाई, ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप आता हुआ इन्फोसिस को। देखते हैं आज किस तरह का गैप डाउन मिलता है एडीआर के तर्ज पे और उसके बाद कैसे बिहेव करता है ये काउंटर। दूसरा, एलटीआई माइंडट्री। नंबर्स अच्छे हैं एलटीआई माइंडट्री के, मतलब एक्सपेक्टेशन के सामने। 1.5% कांस्टेंट करेंसी आय बढ़ेगी, 1.8% बढ़ी, बढ़िया था। हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लो है $1.68 बिलियन का, तो डील पाइपलाइन भी स्ट्रांग है। एक ही इशू था एलटीआई माइंडट्री का, वो थी मार्जिन की पिक्चर। सबको पता था वेज हाइक सामने है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हम मान के चल रहे थे 200 बेसिस पॉइंट गिरेंगे, 170 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं और मार्जिन खड़े हो गए 13.8 पे। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड लोज पे मार्जिन है, पर ये सब स्ट्रीट को पता था, सारी रिपोर्ट्स ये बात कर रही थी। तो उस लिहाज से मार्जिन के डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह है, जो पता था। नंबर्स बुरे नहीं है, थम्स अप है एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स को। श्रेया, ब्रोकरेज। देखिए सर, ब्रोकरेजेस थोड़े डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं। जहां मॉर्गन स्टैनली ने एलटीआई माइंडट्री को बाय की कॉल दी है, इनफैक्ट ओवरवेट की कॉल दी है, वहीं नोमुरा ने रिड्यूस की कॉल दे दी है। एलटीआई माइंडट्री पर मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि Q3 रिजल्ट अच्छे लगे उसको। साथ ही टारगेट प्राइस की बात करें तो 6,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो 5,980 के आसपास था वहां से 12% का अपसाइड पोटेंशियल एलटीआई माइंडट्री में मॉर्गन स्टैनली को नजर आता है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने ये बात भी अंडरलाइन की है कि Q4 के लिए जो आउटलुक है वो भी पॉजिटिव नजर आ रही है उनको, और टॉप क्लाइंट को तक
प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स पहुंचाने पर जो डिबेट नज़र आ रहा था वो भी कुछ क्वार्टर्स तक उसको सुलझाया जा सकता है। वहीं नोमुरा का कहना है कि Q3 रिजल्ट्स ठीक ठाक ही रहे हैं, कोई वाव परफॉर्मेंस लग नहीं रही। हालांकि डील पाइपलाइन स्ट्रांग थी, लेकिन जो बात आपने भी कही, मार्जिन रिकवरी थोड़ी स्लो रह सकती है और ग्रोथ रिवाइवल के लिए यहाँ पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखना ज़रूरी है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। काफ़ी नंबर्स और काफ़ी न्यूज़ भी एड्रेस करनी है हमें। कंचन के पास चलते हैं एक बार और समझते हैं एक्सिस बैंक के Q3 नतीजे, इसके बाद इस पर भी ब्रोकरेज व्यू लेंगे। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी तक तो अच्छे नतीजों की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कुछ खराब नतीजों की। एक्सिस बैंक के नतीजे देखे जाए तो जो एक्सपेक्टेशन जताई गई थी वहां से कमजोर देखने को मिला है। मुनाफा 6,304 करोड़ का अनुमान था 6,390 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम देखी जाए तो 13,606 करोड़ की देखी गई है। इनफैक्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी करीबन हमें 1.44% से बढ़ के ये हो गई है करीबन 1.46% की। इनफैक्ट नेट एनपीए भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रोविजनिंग 2,204 करोड़ से घट के 2,155 करोड़ पे आई है और मार्जिन्स भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सिस बैंक की बात तो हो गई। हेवेल्स के नतीजों की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स हमें फीके देखने को मिले हैं। जो एस्टिमेट लगाया गया था वहां से प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। मुनाफा 287 करोड़ से घट के 278 करोड़। कंपनी की आय 4,414 करोड़ से बढ़ के इनफैक्ट थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है 4,889 करोड़। लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स है वहां पे अगेन एक पेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एबिटा जो है वो 432 करोड़ से घट के 426 करोड़ हो गया है और जो मार्जिन हैं वो जो हमें पिछले साल देखने को मिले थे 9.8% के आसपास, वो इस टाइम पे घट के हो गए हैं 8.7% पे। लेकिन जो मेट्रो ब्रांड्स है वहां के नंबर्स हमें अच्छे नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट में हालांकि थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू में 11% का अपसाइड है। ऑपरेशनल नंबर यानी कि एबिटा की बात करी जाए तो 13% ये भी उभरता हुआ नजर आया है और जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो भी 32% पे रजिस्टर हुए हैं इस क्वार्टर में। इन नंबर्स पर बाकी नंबर्स पर बाद में आएंगे। एक बार क्विकली से एक्सिस और हेवेल्स की ब्रोकरेज व्यूज करते हैं, उसके बाद दिल्ली चलेंगे। श्रेया बताइए। ठीक है, एक्सिस बैंक पे HSBC और जेफरीज की रिपोर्ट आई है। HSBC और एक्सिस जेफरीज दोनों ही बाई कॉल दी है उन्होंने, लेकिन HSBC ने बाई की कॉल तो दी है लेकिन बातें कुछ उतनी अच्छी कही नहीं है। उनका मानना है कि Q3 अनुमान से कम डिपॉजिट और लोन ग्रोथ Q3 में दर्ज किया गया है। साथ ही लोन ग्रोथ की जो इंडस्ट्री है वो अपने पीक से नीचे आ सकती है। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट भी ऊंचे रह सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-27 के लिए EPS भी कट किया है HSBC ने 5 to 11%। इसके बाद जेफरीज की बात करें तो जेफरीज का भी मानना है कि Q3 में मुनाफा एस्टिमेट से अच्छा रहा है और अनसिक्योर्ड लोन में तिमाही आधार पर स्थिरता से थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। अब आते हैं हेवेल्स के ऊपर। जो रिपोर्ट आई है, हेवेल्स पे CLSA ने रिपोर्ट जारी किया, आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस भी देखिए तो यहाँ पे बढ़ा कर दिया है, 2,120 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1,500 के आसपास था। उनका मानना है कि Q3 में एबिटा अनुमान से कम था, लेकिन रेवेन्यू जो थी वो उम्मीद से काफ़ी अच्छी आई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ग्रोथ अच्छी रही है फेस्टिव सीजन्स के कारण और मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें और डिमांड में तेज़ी भी आ सकती है। Q3 नंबर्स हालांकि वीक है, लेकिन आगे इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में ग्रोथ और मार्जिन पे मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस करना होगा। रखिए रडार पे दोनों स्टॉक्स, एक्सिस और हैवेल्स। और लक्ष्मण लाने वाले 20,000 करोड़ का क्लाइमेट फंड। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। ये क्या मामला है भाई साहब? देखिए, दरअसल है क्या कि जितने भी इंडस्ट्री है या फिर यूनिट्स हैं, प्लांट हैं जहां पे प्रदूषण कम होंगे, वैसे प्लांट लगाए जाएंगे तो उस प्लांट को फंडिंग करने के लिए आसान शर्तों पे सस्ते ब्याज पर इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्लाइमेट फंड का, जिसका ऐलान सरकार बजट में कर सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे इंटरनेशनल फंड हैं, ग्लोबल फंड हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, तो उस ग्लोबल फंड में भी इस फंड से स्टेक लिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो कार्बन क्रेडिट जारी किया जाता है कंपनियों को, उसमें भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे ये वादा किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन पे आ जाएंगे। इस तरफ एक बड़ा कदम करीब 20,000 करोड़ रुपए के क्लाइमेट फंड का ऐलान बजट में किया जा सकता है। ओके, चलिए तो बजट में खास क्लाइमेट फंड और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। लगातार जैसा आशीष बता रहे थे 10 ट्रेडिंग दिन बचे हैं बजट में और हम रोज़ एक एटलीस्ट 10 एक्सक्लूसिव तो आपको और देंगे बजट से जुड़ी हुई, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बजट यात्रा में भी जुड़िए। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं
और आज की F&O पल्स यानी कि नब्ज समझने की कोशिश करते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं, अगर आप कॉपी को देखें बहुत बारीकी से, जहां मैं फिर कहूँगा कि OI एड, OI शेड मतलब शॉर्ट कवरिंग, और कॉल राइटर्स का एग्जिट और पुट राइटर्स का ऊपर आना, उसमें एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है मेरे को। BSE, MCX, ये दोनों स्टॉक्स, BSE ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ और कैम्स में शॉर्ट कवरिंग थी। इसने एक एवरेज यानी 100-डे एक्सपोनेंशियल से पुल बैक दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट ये है। लार्ज कैप IT ने अनुज कल पूरे के पूरे, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो HCL टेक्नोलॉजीज हो, सब ने काफ़ी शॉर्टिंग विटनेस करी है। कल लार्ज कैप IT में स्पेशली काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। लेट्स से आज क्या होता है। और बाकी अगर आप केमिकल बास्केट में देखें, दो पॉकेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जहाँ पे ब्रेकआउट्स थे, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, वहाँ पे फ्रेश बैंक थी। नवीन फ्लोरिन और SRF मल्टी ए चैनल को के हाई को टेस्ट करता हुआ, नवीन फ्लोरिन लोअर एच और लोअर चैनल से बाहर निकलता हुआ, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट थी। FMCG पूरा, चाहे वो HUL हो, ब्रिटानिया हो, ITC हो, कोलगेट हो, मैरिको हो, नेस्ले, सब में काफ़ी शॉर्टिंग थी। सब में, इनफैक्ट डिफेंसिव के इस स्पेस में काफ़ी शॉर्टिंग थी। हाँ, लेकिन गोदरेज CP और एक डाबर, ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जो लोअर एज पे कल बाइंग विजिबल थी और स्टॉक्स डे हाई पर आके क्लोज हुए। बाकी PSU बैंक्स में न्यूज़ फ्लो के चलते बहुत शॉर्ट कवरिंग थी अच्छी। सेम इज द केस विद SBI। ऑटो में एक मात्र स्क्रिप्ट जिस पर आपको नजर रख के चलनी है, जहां पुट राइटर्स ऊपर आए हैं, जहां शॉर्ट कवरिंग थी, जहां फ्रेश बैंक थी, जहां पे फ्लैग है, दैट्स मारुति। अव्वल दर्जे के स्टैट्स मारुति पर। उसके बाद आई थिंक और कुछ अगर आप एक दो पॉकेट्स को देखें तो वहाँ पर जहाँ सॉफ्टनेस थी उसमें ये आपका एक दो स्क्रिप्ट्स और रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, जहाँ ब्रेकडाउन थे उसमें एशियन पेंट्स, बर्जर, यहाँ पे शॉर्टिंग अभी भी विजिबल थी। अनुज, ओके, ये है बढ़िया सी F&O पल्स। इंडस टावर फिर रडार पे, मेरे ख्याल से कल भी चर्चा हो रही थी इंडस टावर वोडाफोन को लेकर कोई रिपोर्ट थी। श्रेया, आज फिर इंडस टावर रडार पे? जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। UBS की कल रिपोर्ट थी इंडस टावर पर, बाई की कॉल दी थी। इनफैक्ट आज CLSA ने आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है। दोनों ही ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। CLSA की बात कर लेते हो। देखिए, इसको अपग्रेड कर दिया है, आउट परफॉर्म की कॉल दी, साथ ही हाई कन्विक्शन वाले लिस्ट में शामिल कर दिया इंडस टावर को। क्यों किया है? तो कंपनी को हाल ही में वोडाफोन आइडिया से 19 करोड़ का बकाया मिल गया है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही अगर बात करें वोडाफोन आइडिया पर जो कुल कर्ज है, वो डेट है, वो अपने शिखर से 70% डाउन हुआ है। तो जैसा कि मैंने कल भी मेंशन किया था, वोडाफोन को लेकर कोई भी डेट को लेकर अच्छी खबर आती है तो इंडस टावर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा। इसके अलावा 10% EBITDA CAGR भी कंपनी में संभव है। मजबूत कैश फ्लो है और फिनेंशियल 2027 तक फ्री कैश फ्लो यील्ड जो है वो 7% तक बढ़ जाएगी। तो ये तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो ये आपको मनाने पे कोशिश कर सकते हैं इसको रडार पे रखनी चाहिए। इंडस टावर, ये है इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। चलिए भाई, समेटा जाए मुनाफे की तैयारी को। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आज फ्राइडे का पहला सौदा।